हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 10 चलेगा। यदि इस टेस्ट सीरीज में आप 70 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है, और यदि 70 से कम आता है तो आपकी तैयारी नॉर्मल है। तो नॉर्मल से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे वीडियो को हमेशा देखिए और रिवीजन करिए और अच्छी तरह से पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको एक बात बता देते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आएगा और सभी क्वेश्चन में पूर्ण डिटेल डिस्कशन आपको बताएंगे। तो आप सभी डिस्कशन वाले पॉइंट को अपने कॉपी पर नोट्स करिए, और नोट करने के बाद हफ्ता में एक बार ज़रूर पढ़िए। आपको रिवाइटल की तरह काम करेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम के मतलब घटते क्रम, याद रखिएगा। घटते क्रम में आपको सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे बड़ा जो है ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है। उसके बाद आपका बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा शनि है, फिर शनि से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा वरुण है, वरुण से छोटा पृथ्वी है, उससे छोटा शुक्र है, फिर छोटा मंगल है, और सबसे छोटा हमारा कौन है? तो ये बुध है। याद रखिएगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह हमारा ये बुध है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। ये लेकिन आपसे पूछेगा सौरमंडल का सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह ये हमारा शनि है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हमारा कौन सा है? शनि है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपसे पूछेगा दोस्त, कहेगा सौरमंडल का वह दो ग्रह का नाम बताएं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये बुध और ये हमारा शुक्र है। ये बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है, ये बुध और शुक्र ऐसा दो ग्रह है जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। तो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपसे पूछेगा सौरमंडल का ऐसा दो ग्रह का नाम बताएं जो सभी ग्रह की विपरीत दिशा में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये हमारा शुक्र हो जाएगा और एक हमारा अरुण हो जाएगा। शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इस तरह से सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? तो हम लोग सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, भोर का तारा शाम का तारा शुक्र को कहते हैं, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो हमारा जो है शुक्र है। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद हरा ग्रह हम लोग जो है अरुण को कहते हैं। ये आपको याद रखनी है। तो इस तरह से और बहुत सारा पॉइंट है वो आपको याद रखनी है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताएं कि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम बताइए, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको बना देना है। तो इस तरह से आपको अगला पॉइंट आपको यहाँ पर क्या पूछ सकता है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको घनत्व के अनुसार घटते क्रम में पूछ सकता है, द्रव्यमान के अनुसार घटते क्रम में पूछ सकता है, और सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पूछ सकता है। तो इसको याद रखने के साथ साथ आपको वो सबको भी याद रखना बहुत जरूरी है दोस्त। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर ग्रहों से संबंधित प्रमुख बात में हम लोग जो है पहला पॉइंट देखते हैं, आकार के अनुसार। तो आकार के अनुसार तो अभी क्वेश्चन में बताएं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। इसी तरह से द्रव्यमान के अनुसार भी यही है, आकार के अनुसार और द्रव्यमान के अनुसार भी सेम टू सेम है। याद रखिएगा, द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा? तो बृहस्पति होगा, और सबसे छोटा ग्रह कौन होगा द्रव्यमान में? तो ये आपका बुध हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखनी है दोस्त। एग्जाम में यहाँ से आता है, आपको बहुत ही आपका अच्छा पॉइंट बता रहे हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत ही अच्छा पॉइंट के बारे में जानकारी लीजिए। देखिए दोस्त, जीके जीएस पढ़ने से नहीं होता है। जीके जीएस आपका जो है पढ़ लीजिएगा, तो पढ़ने से सिर्फ आपका जीके जीएस नहीं होगा। जीके जीएस समुंदर है। तो जीके जीएस आपका सेट प्रैक्टिस करिए, और सेट प्रैक्टिस में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन आपको जो है करिए। जैसे कभी सेट प्रैक्टिस में राष्ट्रपति से क्वेश्चन आया तो राष्ट्रपति के बारे में सारा जानकारी, सारा जो है जो बात एग्जाम में आता है इंपॉर्टेंट बात, वो सारा बात को रिविजन कर लीजिए। जैसे आपका कोई आपका ग्रह के बारे में आया तो ग्रह से संबंधित सारा, सौरमंडल से सारा बात आपका रिविजन कर लीजिए। इतिहास में आया, ऑप्शन में अकबर, हुमायूं, बाबर ये सब दिया हुआ है, तो सारा बात आपको एग्जाम में जो आता है उससे संबंधित आपका रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से जितना भी सेट आएगा पर सेट में जो है प्रत्येक क्वेश्चन का डिस्कशन करिएगा, तो आपकी तैयारी 2 मंथ में बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी।
इसलिए आपको हमारा वीडियो को अंत तक देखिए, सभी क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन करिए और जो भी पॉइंट आपको लगता है कि यह पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और हफ्ता में उसको एक बार जरूर देखिए। आपकी तैयारी बहुत ही आपका बेहतरीन हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको सफलता मिल जाएगा। दोस्तों कम समय में जो है सफलता लेनी है, एकमात्र तरीका यही है कि सेट प्रैक्टिस करिए और प्रति क्वेश्चन का डिस्कशन आपका जो है पूरी अच्छी तरह से करिए। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन पढ़ दिए और एक आध दो पॉइंट बता दिए और आगे बढ़ गए, तो वैसा नहीं होता है दोस्त। आपका एग्जाम जो है बहुत ही आपका जो है अब हार्ड हो गया है एग्जाम निकालना, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग देखें। अब देखिए घनत्व के अनुसार, तो घनत्व के अनुसार अलग हो जाएगा। घनत्व में सबसे ज़्यादा कौन होगा तो पृथ्वी होगा, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है, याद रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी के बाद बुध का होगा और सबसे कम घनत्व ये शनि का होता है, ये आपको याद रखनी है। तो पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि, ये आपका घनत्व अनुसार घटते क्रम में था, अर्थात अवरोही क्रम में आपको बताएं, याद रखिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको याद रखना है। यदि सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आप याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में कभी छूट नहीं पाएगा दोस्त, क्वेश्चन आएगा तो। और यहाँ से 90% क्वेश्चन आने का चांस रहता है, इसलिए कुछ याद रखिए चाहे ना रखिए, सूर्य की दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जरूर याद रखिए। तो चलिए इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर सूर्य की दूरी के अनुसार आपको बता रहे हैं। तो सूर्य की दूरी, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हमारा बुध है, सबसे नजदीक ग्रह, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो है शुक्र है, बुध के बाद आपका सबसे नजदीक कौन है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। वरुण जो है सूर्य के सबसे दूर ग्रह स्थित है, याद रखना है। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा स्थित है, तो वरुण यानी नेपच्यून, ये आपको याद रखनी है दोस्त। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखिए सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यदि आप याद रखते हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो सूर्य के नजदीक वाला 4 ग्रह जो होता है, 4 ग्रह नजदीक वाला जो हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपका जो है 4 ग्रह जो हो जाएगा, ये 4 ग्रह ये हमारा आंतरिक ग्रह के श्रेणी में आएगा और बाकी 4 ग्रह जो होगा ये आपका बाह्य ग्रह की श्रेणी में आता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी आपको खूब आसान तरीके से याद हो जाएगा। तो आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को आंतरिक ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और बाह्य ग्रह की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है, ये आपको याद रखनी है। अब है परिक्रमण अवधि के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो ये आपका परिक्रमण अवधि यानी आपका जो है ये बुध सबसे ज्यादा तेज गति से चक्कर लगाता है सूर्य का, कम समय में आपका जो है सूर्य का चक्कर लगा लेता है, याद रखना है। लेकिन सबसे धीमा गति से चक्कर कौन लगाता है, तो ये आपका वरुण, याद रखना है। परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यहाँ पर आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखनी है, तो एक आकार के अनुसार और द्रव्यमान के अनुसार। यदि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम याद रखते हैं तो द्रव्यमान भी याद रहेगा, दोनों का सेम होता है। एक डेंसिटी वाला याद रखिएगा और एक आपका सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम याद रखना है। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। तो चलिए हम लोग जो है देर नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह या कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है। कौन सा खगोलीय पिंड को रात की रानी कहलाता है, तो हम लोग जो है चंद्रमा को रात की रानी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए चंद्रमा जो है एक आपका उपग्रह है। क्या है चंद्रमा, एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है, तो पृथ्वी का है। किसका उपग्रह है दोस्त, पृथ्वी का है। और इसको चंद्रमा को जीवाश्म उपग्रह के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है चंद्रमा को, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर आपका पृथ्वी है, अर्थ है, यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर मून है, तो याद रखना है अर्थ और मून के बीच की दूरी जो होता है लगभग 3,84,000, याद रखिएगा 3,84,000 किलोमीटर आपका पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है, ये आपको याद रखनी है दोस्त। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना गुना, तो 1/81 गुना, याद रखिएगा 1/81 गुना ये चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के आपका द्रव्यमान का है, ये आपको याद रखनी है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कितना गुना होता है, तो 1/6 ये गुरुत्वीय त्वरण होता है, याद रखिएगा। यह वस्तु का भार होता है। द्रव्यमान जो है किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं पर चेंज नहीं करता है, चेंज क्या करता है, भार चेंज करता है, याद रखना है, यानी गुरुत्वीय त्वरण चेंज करता है, ये आपको याद रखनी है। अब कोई व्यक्ति आपका जो है यहाँ पर आपका जो है ये पृथ्वी पर है, अर्थ पर है और ये चंद्रमा पर आपका जो है दिख रहा है। तो चंद्रमा का कोई व्यक्ति पृथ्वी पर से चंद्रमा पर दिखता है तो 59% भाग आपका दिखता है, याद रखिएगा। और चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो लगभग आपका 27.5 दिन, याद रखिएगा 27.5 दिन, याद रखना है। ये चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में समय लेता है, ये आपको याद रखनी है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत जो है सी ऑफ ट्रिबिलिटी है।
सी ऑफ ट्रिबिलिटी है, ये आपको याद रखनी है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आपको याद रखनी है, सी ऑफ ट्रिबिलिटी। ये अच्छी तरह से आपको याद रखनी है दोस्त, एग्जाम में आएगा, पक्का आएगा यहाँ से। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी आपको बताएं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आएगा। अब देखिए बृहस्पति सबसे आपका बड़ा ग्रह होता है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, द्रव्यमान में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति के कुल आपका जो है 79 उपग्रह है, और बृहस्पति का एक उपग्रह जिसका नाम है गैलीमीड, याद रखिएगा गैलीमीड, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ये गैलीमीड है, ये आपको याद रखनी है। मंगल ग्रह, तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, और लाल किसके कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह पर कौन सा पर्वत है, तो निक्स ओलंपियाड है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा निक्स ओलंपियाड जो है किस ग्रह पर जो है पर्वत स्थित है, तो ये मंगल पर है, ये आपको याद रखनी है। मंगल के 2 उपग्रह है, एक फोमोस और एक डिमोस, याद रखिएगा, एक फोमोस और डिमोस। ये डिमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ये भी आपको याद रखनी है दोस्त। प्लूटो, तो प्लूटो जो है यह आपका ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है फिलहाल। 2006 में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया था, याद रखना है। पहले कुल ग्रह की संख्या 9 थी, लेकिन वर्तमान समय में सौरमंडल में कुल ग्रह 8 हैं, ये आपको याद रखनी है। प्लूटो का खोज किसने किया, यानी प्लूटो का खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा ये प्लूटो का खोज जो है 1930 में किया गया। 1930 में, ये आपको याद रखनी है, 1930 में आपका प्लूटो का खोज किया गया, ये आपको याद रखना। क्लाइड टॉम्बैक नामक आपका विद्वान ने, या आपका जो है ये खगोलीय वैज्ञानिक ने जो है क्लाइड टॉम्बैक ने आपका जो है प्लूटो का खोज किया था, ये आपको याद रखनी है प्लूटो का। यहीं पर आपसे पूछेगा दोस्त कि आपका अरुण ग्रह का खोज कौन किया। अरुण मतलब यूरेनस। अरुण ग्रह का खोज विलियम हर्शल ने 1781 में किया था। विलियम हर्शल ने 1781 में किया था, ये आपको याद रखना है। और वरुण यानी नेपच्यून ग्रह का खोज कौन किया, तो 1846 में जोहान्स गाले ने किया था। ये तीनों आपको याद रखना है। क्लाइड टॉम्बैक किस ग्रह का खोज किया, तो प्लूटो का। और अरुण का यानी कि यूरेनस का खोज कौन किया, तो विलियम हर्शल 1781। और ये वरुण यानी नेपच्यून का खोज कौन किया, तो जोहान्स गाले 1846 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्त, एग्जाम में यहाँ से पूछता है, एसएससी में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको आगे भी आने का ज़्यादा चांस है, तो यहाँ से आपको याद रखनी है दोस्त। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे हैं, दिन के 12 बज रहे हैं, 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्लोब के बारे में आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा। तो देखिए, मान लीजिए हमारे ग्लोब है, ये आपका पृथ्वी है, याद रखिएगा। मान लीजिए पृथ्वी ग्लोब है, तो हमारा ऊपर वाला हिस्सा उत्तर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण कहलाता है, ये तो जानते होंगे। ये साइड वाला हिस्सा हमारा जो है पूरब, और ये हमारा पश्चिम, याद रखिएगा, ये हमारा पश्चिम कहलाता है। तो ये पश्चिम से पूरब मिलाने वाला रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होता है, लेकिन यदि भूमध्य रेखा को शामिल कर दीजिएगा, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को शामिल कर दीजिएगा, तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो जाएगा। अब है उत्तर से दक्षिण मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होता है वो 360 होता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360, ये आपको याद रखनी है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होता है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है, इसी को हम लोग जो है ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह रेखा जो है ब्रिटेन के लंदन शहर से आपका गुजरता है, यानी पूरे विश्व में समय की गणना यही ग्रीनविच से किया जाता है, अर्थात ब्रिटेन की लंदन से किया जाता है, ये आपको याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है, तो यहाँ पर आपको बताएं इस तरह से। अब देखिए, मान लीजिए हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये वाला हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री पर खींचा हुआ है, ग्रीनविच रेखा यहाँ पर है। तो अब जो है प्रत्येक डिग्री पर खींचा हुआ है, 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री पर, इधर भी 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, 4 डिग्री, ऐसे। तो याद रखिएगा, जब आप पूरब में जाइएगा, 0 डिग्री देशांतर से पूरब में जाएगा तो समय बढ़ता है, और पश्चिम में जाएगा तो समय आपका घटता है, याद रखना है। तो पूरब में प्लस और आपका जो है पश्चिम में माइनस नेगेटिव। तो कह रहा है 50 पूर्वी देशांतर पर, 50 पूर्वी देशांतर मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है 50 पूर्वी देशांतर रेखा है, 50 पूर्वी देशांतर रेखा यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा ए पॉइंट हो गया 0 डिग्री, और हमारा बी पॉइंट हो गया 50 डिग्री। अब जो है यहाँ पर ए वाला आपका रेखा पर, यानी 0 देशांतर पर 12 बज रहा है, तो 50 डिग्री पर जो देशांतर रेखा है उस पर कितना समय बजेगा। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है एक पॉइंट, बस एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है दोस्त। कितना मिनट?
4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर रेखा को पार करिएगा तो कितना मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट। अच्छा, किधर जाना है? 50 डिग्री किधर जाना है? तब पूरब में जाना है। पश्चिम में जाना था तो घटा देते हैं, लेकिन पूरब में जाना है तो जोड़ेंगे ना। तो यानी कि आपका जो है एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट, तो 50 देशांतर रेखा को पार करने में कितना मिनट? 200 मिनट। 200 मिनट के मतलब कितना घंटा? तो 60 मिनट के 1 घंटा, तो 6 3 18 180, यानी कि आपका 3 घंटा 20 मिनट। तो 12 बज रहा है तो हम लोग पूरब में जाना है 50 डिग्री पर, तो 3 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे तो 12 और 3 कितना हो जाएगा? 3:20 मिनट। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा दोस्त? तो यहाँ पर सही आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कुछ बात बताते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं। विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात क्या होता है? बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहा जाता है और 23 सितंबर को शरद विषुव के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अब 21 जून है तो 21 जून को पृथ्वी कर्क रेखा पर आ जाता है, याद रखिएगा। पृथ्वी कर्क रेखा पर आ जाता है, इसलिए आपका उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होता है, ये आपको याद रखना है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा रात बड़ा, ये भी आपको याद रखनी है। अब 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को जो है सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, तो मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सूर्य जो है दक्षिण गोलार्ध में चला गया, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन छोटा होगा, रात बड़ा होगा। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में आएगा, ये आपको अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखिए दोस्त, यदि आप जीके जीएस पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं कोई भी टीचर के पास और हमारा इस वीडियो को देखते हैं, तो हमारे इस वीडियो को देखने में आपको बहुत ही आपका जो है मजा आएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प आपका बात बताते हैं, बहुत ही आपका जो है अच्छा पॉइंट बताते हैं जो एग्जाम में एकदम आता ही है। एग्जाम अगर देते होंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको लगेगा कि नहीं आपका ये सारा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर बता रहे हैं। तो हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अब जो है हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नया वीडियो आएगा तो आपको आपका यूट्यूब चैनल पर वीडियो चला जाएगा दोस्त। तो इस तरह से ये सभी बात को आपको याद रखनी है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर की बिंदु को क्या कहते हैं? तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाला बिंदु, जैसे देखिए ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर आपका जो है ये केंद्र है, और यहाँ पर भूकंप केंद्र, यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, तो इसको हम लोग जो है भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहते हैं। जहाँ पर भूकंप पृथ्वी के जिस बिंदु पर जो है भूकंप उत्पन्न होता है, तो उस बिंदु को भूकंप केंद्र या भूकंप मूल कहते हैं, याद रखना है। अब यहाँ से भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुआ, अब तरंग उत्पन्न होने के बाद जिस पृथ्वी के जिस सतह पर सबसे पहले पहुँचता है, सबसे पहले पहुंचेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत केंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं, या आधि केंद्र कहते हैं, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले पहुंचेगा, वहीं पर सबसे ज़्यादा तबाही मचावेगा भूकंप, याद रखिएगा। तो वहीं पर यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर वाला बिंदु जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही मचेगा, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? उत केंद्र, अधि केंद्र या एपी सेंटर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सी नंबर इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला, इसी में आपको जो है कुछ पॉइंट बताते हैं। देखिए, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र कहते हैं। अभी बताएं, जहां पर आपका जो है भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होगा उस केंद्र को भूकंपीय केंद्र कहते हैं, यह आपको याद रखना है। प्रत्यास्थ पुनश्चन, याद रखिएगा, सिद्धांत भूकंप से संबंधित है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन रीढ़ थे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के लिए सर्वोच्च उदाहरण भूकंप है, यानी भूकंप के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में हमें आपका सबसे अच्छी जानकारी मिलता है। देखिए, भूकंपीय तरंग जो होता है 3 तरह का होता है। भूकंपीय तरंग कितना तरह का? 3 तरह का होता है। एक हमारा जो है पी तरंग, एल तरंग और एस तरंग। पी तरंग का वेग सबसे ज़्यादा होता है, लगभग आपका जो है 8 से 14 किलोमीटर पर सेकेंड आपका जो है इसका वेग होता है। ये हमारा जो है प्रकाश की भांति काम करता है, यानी अनुप्रस्थ तरंग की भांति काम करता है। और ये एल तरंग जो होता है इसका वेग 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये आपको याद रखनी है। और सबसे धीमा गति से ये चलता है, 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड आपका चलता है, याद रखना है। सबसे ज़्यादा नुकसान आपका कौन पहुँचाता है? तो हमारा जो है जो सबसे धीमा चलेगा। तो इस तरह से भूकंपीय तरंग 3 तरह का होता है, ये भी आपको याद रखनी है। भूकंप में धरातलीय तरंगों के रूप में एल तरंगे आपका मिलती है। विश्व के सर्वाधिक भूकंप परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। भूकंप तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा कौन सा ग्राफ? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है।
समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों को समभूकंपीय रेखा आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद एक ही समय पर आने वाले भूकंप पर जो है मिलने वाले रेखाओं को क्या कहते हैं, कोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्त ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समान भूकंप की तीव्रता वाले स्थानों को समभूकंपीय रेखा कहा जाता है, यानी समान तीव्रता वाले आपका भूकंप आएगा तो उन दोनों स्थानों को मिलाएगा तो वह मिलाने वाली रेखा को आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं। और एक ही समय पर आने वाले भूकंप पर क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को कोसिस्मल लाइन या कोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परिवर्तन मंडल में तापमान। तो परिवर्तन मंडल, कौन से मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल को आपका जो है परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखनी है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर भी कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। तो परिवर्तन मंडल में तापमान क्या होता है, ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। हाँ, ये आपका जो है हमारा क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है। सी नंबर परिवर्तित होता है, डी नंबर में है पहले घटता है और फिर ना बढ़ता है। तो याद रखिएगा ऊंचाई के साथ क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई का साथ, जितना ज़्यादा ऊंचाई पर जाइएगा तो ऊंचाई के साथ तापमान क्या होगा, घटेगा। अर्थात 165 मीटर आपका ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटता है दोस्त, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर तापमान घटेगा और पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान बढ़ेगा। पृथ्वी के सतह के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका बढ़ता है। सतह के नीचे बढ़ेगा और सतह के ऊपर वायुमंडल में जाएगा तो क्या होगा, घटेगा। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट हमारे क्लास में पढ़ते हैं या हमारे क्लास में सेट प्रैक्टिस करते हैं और वह जो है स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये सारा पॉइंट आपको याद आ रहा होगा, आपको अच्छी तरह से रिवीजन हो रहा होगा। तो कृपया कर आपसे एक ही बात का हम अनुरोध करते हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वह सभी स्टूडेंट जो है वीडियो को पूरा देखिए, आप रिवीजन में रहिए। रिवीजन में नहीं रहिएगा तो सारा जीके जीएस आप भूल जाइएगा। इसलिए दोस्त आप रिवीजन में रहिए, हमेशा जो है जब भी वीडियो आता है समय निकाल कर उसको एक बार देख लीजिए। देखने से बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब क्लास चालू होगा दोस्त तो आपको ऐसा रिवीजन कराएंगे कि पूरे पटना का, पूरे आपका इंडिया में कोई अपने स्टूडेंट के प्रति आपका जो है रिवीजन नहीं कराएगा। तो आप जो है तैयार रहिए, खाली आपका रिवीजन अभी जो पढ़ा रहे हैं वो आपका यूट्यूब चैनल को देखिए और हमारे चैनल को सपोर्ट थोड़ा करिए कि हम भी आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम लोग जो है इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखते हैं। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट में आपका जो है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार तापमान को माना जाता है। याद रखिएगा वायुमंडल में कुल मिलाकर के 5 परत होते हैं। सबसे नीचे वाला परत को क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद हमारा बाह्य मंडल होता है। तो किस आधार पर इसको बांटते हैं, तो तापमान के आधार पर। एग्जाम में आएगा दोस्त, वायुमंडल को विभिन्न परतों में किस आधार पर बांटते हैं, तापमान के आधार पर, दबाव के आधार पर, आर्द्रता के आधार पर, घनत्व के आधार पर। तो किस आधार पर, तापमान के आधार पर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई 18 किलोमीटर है। कितना है, 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई या मोटाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई या मोटाई ग्रीष्म ऋतु में बढ़ जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। क्षोभ मंडल की जो है मोटाई या ऊंचाई ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी के समय जो है बढ़ जाता है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको बताएं कि क्षोभ मंडल में धरातल से 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की घटोत्तरी होती है। यह भी बताएं दोस्त। क्षोभ मंडल में या सतह के ऊपर जाइएगा तापमान क्या होगा दोस्त, घटेगा। और सतह के नीचे जाएगा तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। तो सतह के जो है कितना ऊपर जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा, तो 165 मीटर। और सतह के नीचे कितना नीचे जाएंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, तो 32 मीटर। अगला पॉइंट है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है, ये आपको याद रखनी है। मेघ गर्जन, मेघ हो गया बादल जो है गरजता है या बिजली चमकता है या वर्षा होता है, तो वायुमंडल की सारी घटनाएं, जितना भी घटनाएं होता है वो किस मंडल में होता है, ये क्षोभ मंडल में होता है। इसको ट्रोपोस्फेयर भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल के नाम से क्षोभ मंडल को जाना जाता है, अभी बताएं आपको। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में स्थित है। सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी किरणों को कौन रक्षा करता है, ये ओजोन मंडल, ओजोन परत।
उल्कापिंड की सारी घटनाएं मध्य मंडल में होता है और आयन मंडल वातावरण के रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिसके कारण हम लोग जो है टीवी, रेडियो, मोबाइल वगैरह वगैरह चीज़ जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हम लोग जो है यूज कर पाते हैं। ये आपको याद रखनी है दोस्त। तो इतना बात आपको रिवीजन कराएं, आपको इतना बात देखिए, और जो भी आपको लगता है कि यह बात हमको याद नहीं है तो आप उस पॉइंट को अपनी कॉपी पर नोट करिए, और जब भी नोट कॉपी बनाते हैं या डिस्कशन कॉपी बनाते हैं तो हफ्ता में उस कॉपी को एक बार जरूर देखिए, या एग्जाम जाते समय आपको देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पूरा कॉपी आपको याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा एग्जाम में जाएगा तो नो कन्फ्यूजन, नो डाउट, डायरेक्ट आंसर और सही आंसर, और रिजल्ट आपको जो है बेहतरीन आएगा दोस्त। तो इसलिए तैयारी जो होता है एक योजना के तहत होता है। तैयारी जब भी करिए तो एक योजना बनाकर करिए कि हमको ये चीज़ में जाना है और ऐसे हमको तैयारी करनी है, इस तरह का हमको पढ़ाई करनी है। अगला है अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हमारा जो है 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। याद रखिएगा 10 डिग्री। देखिए एक 8 डिग्री चैनल होता है, एक 9 डिग्री चैनल होता है, एक 10 डिग्री चैनल होता है। ये 3 गो डिग्री का चैनल है, ये आपका याद रखना है। एक ग्रेड चैनल होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको जो है बताए हैं 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली चैनल संधि है, जो 10 डिग्री अक्षांश उत्तर में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। ग्रेट चैनल सुमात्रा एवं निकोबार के बीच स्थित है। ग्रेट चैनल किसके बीच स्थित है? सुमात्रा और निकोबार के बीच। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच स्थित है, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है। तो ये तीनों आपको याद रखनी है दोस्त। ये हमारा तीनों हो गया, और एक आपको जो है 10 डिग्री चैनल हो गया। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको याद रखनी है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, अर्थात छोटे अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप को अलग करता है। ये आपको याद रखनी है दोस्त। तो 8 डिग्री किसको? मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अंडमान व निकोबार, और ग्रेट चैनल सुमात्रा और निकोबार के बीच स्थित है, या उसको अलग करने का काम करता है। ये आपको याद रखनी है दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो गेहूं की कृषि का आदर्श तापमान क्या है? यानी गेहूं के खेती हम लोग करते हैं तो उसके लिए सही तापमान क्या है? आखिर कितना तापमान रहेगा तो हम लोग गेहूं की अच्छी फसल कर पाएंगे? देखिए सबसे पहला पॉइंट आपको बता दें कि गेहूं कौन सी फसल है। तो गेहूं एक रबी फसल है। याद रखिएगा गेहूं एक रबी फसल है, जो आपका अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। ये आपको याद रखनी है। गेहूं एक रबी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ये आपको याद रखनी है। भारत में दूसरा सबसे अधिक उपजाया जाने वाला खाद्यान्न फसल है। सबसे अधिक ज़्यादा आपका उपजाया जाता जो है भारत में वो चावल, और इसके बाद गेहूं। ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर गेहूं के लिए आपका प्रयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? तो 15 से 20 आपका डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ये आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर बी। अब कुछ प्रमुख आपका जो फसलों के लिए तापमान बता देते हैं। जैसे चावल के लिए तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस, मक्का के लिए 15 से 27 डिग्री सेल्सियस, दोनों के लिए सेम होगा। याद रखना है चावल मक्का एक ही मौसम में उगाया जाता है, बरसात के मौसम में। 15 से 27। बाजरा के लिए 20 से 35, और दाल के लिए 20 से 27, दाल के भी वही है, और 20 से 27। तिलहन के लिए 15 से 30 हो जाएगा। मूंगफली के लिए 20 से 30 हो जाएगा, और गन्ना के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है दोस्त। इसके बाद आपका जो है चुकंदर के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, कपास के लिए 18 से 27 डिग्री सेल्सियस, चाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, चाय के लिए 15 से 35 डिग्री सेल्सियस, कॉफ़ी के लिए 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, रबर के और नारियल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस, लौंग के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान होनी चाहिए दोस्त। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका जो है कृषि, प्रमुख देशों में जो खेती होता है, कृषि होता है, तो कृषि का नाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा जो है लादांग होगा, ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर देखिए विश्व के प्रमुख देशों में की जाने वाली कृषि, जैसे जो है वियतनाम व लाओस, बिल्कुल सही। टाबी मालागासी, लदांग कहाँ का है? तो मलेशिया या जावा, ये 2 देश में जो खेती होता है वो खेती कृषि का नाम क्या है? लादांग। तुंगिया म्यांमार के आपका जो है कृषि को क्या? तुंगिया। और मसोली कांगो बेसिन, फैंग भूमध्य अफ्रीकी देश, लोगन पश्चिमी अफ्रीका, और कोनुल मैक्सिको, मिल्पा ग्वाटेमाला, कोनुक्को वेनेजुएला, रोक्का ब्राजील, चिन्ना ये श्रीलंका, और तमराई थाईलैंड। याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानस किस नदी का उपनदी है?
तो मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी का ये उपनदी है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर होगा, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो कपिलधारा जलप्रपात ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। कुछ प्रमुख जलप्रपात में देखते हैं। कुचिकल जलप्रपात एग्जाम में आता है, आया हुआ एग्जाम में बिहार दरोगा में। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोंग प्रांत में वाराही नदी पर स्थित है। वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। लांग सियांग जलप्रपात मेघालय में किन्सी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में मांडवी नदी पर। और थलियार जलप्रपात तमिलनाडु में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में सीता नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात ये कर्नाटक के श्रावती नदी पर स्थित है, ये आपको याद रखनी है। और शिव समुद्रम जलप्रपात, तो शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक कावेरी नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के इंद्रावती नदी पर स्थित है। येन्ना जलप्रपात मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। पुनासा जलप्रपात राजस्थान के चंबल नदी पर स्थित है। गोकक जलप्रपात कर्नाटक में गोकक नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात आंध्र प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। तो ये सब प्रमुख जलप्रपात है दोस्त, इसको रिवीजन करिए और याद करिए, प्रयास करिए। एग्जाम में आपको जो है आता है, ये जलप्रपात हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, प्रमुख नदी घाटी परियोजना हो गया। ये 3 टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी ही आता है। तो ये तीनों टॉपिक आपका विविध में आता है, इसको आपको याद करने का प्रयास करिए। नहीं याद होता है तो मेन इंपॉर्टेंट जो है उसको याद कर लीजिए। जैसे इंपॉर्टेंट हम अभी बताएं आपको, इसको याद कर लीजिए और रिविजन करते रहिए, बार बार आपको अपना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखनी है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो जाड़े के मौसम में कहाँ वर्षा होता है? तो ये आपका जो है तमिलनाडु में। और कौन से मानसून के कारण? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होता है। लौटते हुए मानसून के कारण जाड़े के मौसम में वर्षा होता है, याद रखना है। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? तो मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है, याद रखिएगा। भारत में कौन से मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होता है, याद रखिएगा। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो मेघालय के आपका जो है मानसिंगराम में। और सर्वाधिक वर्षा किस पहाड़ी पर होता है? तो मेघालय के खासी पहाड़ी पर होता है। गारो खासी जयंतिया नाम सुने होंगे, तो एक खासी पहाड़ी का नाम है, याद रखना है। यही खासी पहाड़ी पर सर्वाधिक वर्षा होता है, ये आपको याद रखनी है। सर्वाधिक वर्षा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो मार्च अप्रैल के महीनों में पूरा वर्षा जो होता है उस वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। उस वर्षा को कौन सा वर्षा? आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है दोस्त। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो आपका किशनगंज जिला में। किशनगंज जिला में सबसे ज्यादा वर्षा होता है बिहार में, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एक निश्चित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था, किसके द्वारा? तो आपका साइमन कमीशन द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डिलेगेशन द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ये हमारा सी इस सही आंसर होगा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और इसी में आपका जो है भारतीय संविधान को बनाने का प्रस्ताव किया था। हालांकि संविधान को बनाने का काम नहीं किया। हमारे संविधान को बनाने का मुख्य काम जो है या संविधान सभा गठन करने का मुख्य काम जो है कौन किया? तो कैबिनेट मिशन किया, याद रखिएगा। साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए आपका लाया गया था। साइमन कमीशन का स्थापना 1927 में हुआ था और साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और अपना रिपोर्ट 1930 में आपका भारत के वायसराय को सौंपा और इसी सौंपने के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम में भारत को एक संघ जो है देश बनाने का काम किया गया, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? इसमें किस देश का संविधान अलिखित है यानी लिखित नहीं है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, ये अलिखित है ब्रिटेन का संविधान। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान किसका है लिखित? तो आपका भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है और दुनिया में सबसे पहले लिखित संविधान किसका तैयार किया गया था? तो अमेरिका का। याद रखिएगा दुनिया में सबसे पहले किस देश का संविधान लिखित रूप से तैयार किया गया? तो अमेरिका का, ये आपको याद रखनी है। हालांकि अमेरिका, जापान और फ्रांस ये तीनों देश का आपका संविधान लिखित है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। दुनिया का सबसे बड़ा अलिखित संविधान ये ब्रिटेन का ही है, ये आपको याद रखनी है। देखिए
संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था। ये आपको याद रखना है। आज तक कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है एग्जाम में आएगा, क्योंकि एग्जाम को देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपका 2-4 गो ऐसा रहता है क्वेश्चन कि आप कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। तो याद रखिएगा, संविधान शब्द का प्रयोग पहली बार ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मैन ने किया था, लेकिन यह अलिखित और परंपराओं पर आधारित है। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें कुल 7 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 7 अनुच्छेद है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद है। याद रखिएगा। विश्व की पहला बार लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। विश्व का पहला जो है संविधान ब्रिटेन में बनाया गया था, जो अलिखित था। याद रखिएगा, सबसे पहले संविधान किस देश में बनाया गया था? तो ब्रिटेन में, जो अलिखित था। याद रखिएगा। अमेरिका के संविधान में लगभग जो है 4500 शब्द है, वही भारतीय संविधान में कुल जो है 1,17,369 शब्द शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वेतन आयोग के अध्यक्ष याद रखिएगा कौन थे? तो श्रीनिवास वरदाचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी, ये आपको याद रखना है। प्रथम वेतन आयोग का नियुक्ति 1949 में किया गया था। अभी वर्तमान समय में 7वें वेतन आयोग चल रहा है, और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर हैं। ये आपको याद रखना है, अशोक कुमार माथुर। जगन्नाथ दास ये दूसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे, और रघुवीर दयाल ये तीसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से प्रथम वेतन आयोग आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं। हरित न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो हरित न्याय प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। देखिए, हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2009 में किया गया था, और इसका मुख्यालय भोपाल में बनाया गया है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का स्थापना 1995 में, और इसके मुख्यालय भी भोपाल में। हरित न्याय और राष्ट्रीय न्याय दोनों का मुख्यालय भोपाल में है। हालांकि हरित न्याय की स्थापना 2009 में और राष्ट्रीय न्याय की स्थापना 1995 में किया गया था। मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 में किया गया था, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह आपको याद रखना है। मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 और मुख्यालय नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग का स्थापना 2005 में याद रखना है। केंद्रीय सूचना आयोग का आपका स्थापना कब हुआ? 2005 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है दोस्त, एग्जाम में यहाँ से आने का बहुत ज़्यादा चांस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो यह आपका जो है संविधान संशोधन कौन द्वारा? तो याद रखना है, जो है 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा। ये आपको याद रखनी है। तो देखिए हम लोग जो है इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा क्या किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार देश में 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। मौलिक अधिकार के अनुच्छेद आपका 21 के क में शामिल किया गया। ये आपको याद रखनी है। तो इसमें अर्थात हम लोग याद रखना है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को जो है मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह प्रावधान हमारे संविधान में कब लाया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। और यह प्रावधान हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 21 के क में, और 21 के क में जोड़ा गया, मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 अभी बताएं 2026 तक आपका सीटों में कोई बदलाव नहीं होगा, वह लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो। 92वां संविधान संशोधन 2003, इसमें आपका हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में जो भी आपका भाषा था, तो उसमें 4 भाषा शामिल किया गया, वोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखनी है। 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें भारत में राष्ट्रीय न्याय आयोग का स्थापना किया गया। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय इस पर आपका प्रतिबंध लगा दिया, और यह संविधान संशोधन खत्म हो गया। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के कार्यपालिका प्रमुख करेगा। डायरेक्ट हम आपको आंसर राष्ट्रपति नहीं दिए, हम आपको कार्यपालिका का और विधायिका के रूप में दिए। तो भारत की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। याद रखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करते हैं। हालांकि 5 वर्ष से पहले भी उनको हटाया जा सकता है, वो राष्ट्रपति भी हटा सकता है, कोई और दूसरा व्यक्ति को हटाने का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा या राज्य के विधानसभा मिल करके उस राज्यपाल को हटा देगा। तो ऐसा हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। एकमात्र ऐसा पद है जो किसी दूसरा व्यक्ति या किसी सदन द्वारा नहीं हटाया जाता है, यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति आपका इसको हटा सकता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, यह आपको याद रखना है। राज्यपाल जिस राज्य का राज्यपाल बनता है उस राज्य का अस्थायी निवास नहीं होनी चाहिए, यह भी प्रावधान है, यह आपको याद रखना है। लाभ के पद पर राशि नहीं होना चाहिए।
ये आपको याद रखना है। राज्यपाल का वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो नियुक्ति तो केंद्र सरकार करता है, यानी राष्ट्रपति करते हैं, तो इसका वेतन भत्ता केंद्र सरकार नहीं देता है। जो राज्य का राज्यपाल बनता है उसी राज्य के संचित निधि से आपका उसका वेतन भत्ता दिया जाता है। ये आपको याद रखनी है। राज्यपाल का शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जिस राज्य का आपका राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा उसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल की शपथ दिलवाया जाता है। ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है दोस्त? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। शपथ भी कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री जो है विधानसभा का सत्ता दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री जो है, मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री का अचानक मृत्यु हो गया तो दूसरा मुख्यमंत्री राज्यपाल बनाएगा किसी दूसरा व्यक्ति को, तो 1 महीना के अंदर उसको बहुमत साबित करना पड़ेगा। विधानसभा में या विधान परिषद दोनों मिलाकर के बहुमत साबित करना पड़ेगा 1 महीना के अंदर। और यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। याद रखिएगा, 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव के मतलब प्रस्तावना। उद्देश्य का प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया गया था? क्यों स्वीकृत किया गया था? याद रखिएगा, संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब स्वीकृत किया? तो याद रखना है 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को सबसे पहले संविधान सभा के समक्ष रखे थे, प्रस्तुत किए थे। और कब प्रस्तुत किए थे? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य का प्रस्ताव को प्रस्तुत किए, रखें, और 22 जनवरी 1947 को ये संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया और 26 नवंबर 1949 को उद्देश्य का प्रस्ताव को अंगीकार कर दिया गया। हालांकि 3 जून 1947 को ये माउंटबेटन योजना लाया गया था, जिसे भारत की विभाजन की प्रक्रिया को पास किया गया था। ये आपको याद रखनी है। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में हम भारत के लोक से चालू होता है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द शामिल किया गया था। कौन कौन? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। ये 3 शब्द आपका जो है जोड़ा गया था प्रस्तावना में। ये आपको याद रखना है। प्रस्तावना जो होता है, प्रस्तावना याद रखना है, तो प्रस्तावना भारत और इंडिया कहकर पुकारा गया है भारत जो है प्रस्तावना। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे यहाँ पर। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा था और प्रस्तावना को संविधान सभा ने जो है कब? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। प्रस्तावना अर्थात उद्देश्य का प्रस्ताव हमारे संविधान की कुंजी है। ये आपको याद रखनी है, हमारे संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना के मूल ढांचा केशवानंद भारती मामला में तैयार किया गया था। प्रस्तावना की रचना अमेरिका के संविधान से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिहार पुलिस में आया है इस वर्ष 2020 में जो एग्जाम हुआ बिहार पुलिस का, उसमें डायरेक्ट ये पूछा था। प्रस्तावना की रचना अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ये आपको याद रखनी है दोस्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भारत का नागरिक बनने के लिए जो है अधिगृहित संपत्ति नहीं आपका आवश्यक है। याद रखिएगा, जन्म भारत में जन्म होना चाहिए, देशीकरण, वंशानुक्रम ये सही है, ये होना चाहिए, लेकिन आपका जो है अधिकृत संपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत की नागरिकता जो है वो 5 विधि के आधार पर मिलता है। जन्म के आधार पर, और आपका जो है वंशानुक्रम के आधार पर, या पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, और एक भूमि अधिग्रहण के आधार पर। देशीकरण में क्या होता है? आपको भारत में 10 साल रहना पड़ेगा, और पंजीकरण में क्या होगा? भारत में 5 साल अंदर रहना पड़ेगा। याद रखना है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और यह एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान में जो है भाग नंबर 2 में नागरिकता के बारे में चर्चा किया गया है। भाग नंबर 2 और अनुच्छेद जो है 5 से 11 तक यह हमारे जो है नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। अब 5 से 11 तक कौन कौन सा अनुच्छेद में क्या बात किया गया है, तो हम लोग चलते हैं नीचे, देखते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। याद रखिएगा, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। याद रखना है। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता ना होना। मतलब कोई दूसरा देश का नागरिकता अगर लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपको रद्द कर दिया जाएगा। कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 9 के तहत। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, अर्थात समय समय पर नागरिकता में बदलाव करना, ये संसद का अधिकार है। कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 11 में। तो याद रखिएगा दोस्त, आपको याद रखना है। आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि यदि कोई भारतीय मूल के व्यक्ति कितना दिन तक विदेशों में रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये कमेंट में लिख करके आपको बताना है और आपको जो है सही आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो याद रखना है, यह हरियाणा में नहीं है, ये आपका हरियाणा में नहीं है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका मतलब विधानसभा और विधान परिषद। बिहार में है विधानसभा विधान परिषद, उत्तर प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है और आंध्र प्रदेश में भी खत्म कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में ही फिलहाल है। तो कुल मिलाकर के आपका जो है 5 राज्यों में ये आपका जो है अभी फिलहाल में है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। सत्य कथन चुनिए। तो सत्य कथन आपको चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये गलत जी। राज्यसभा में राष्ट्रपति दो का मनोनीत करता है, नहीं 12 ने, 12 व्यक्तियों का मनोनीत करता है। लोकसभा में भले 2 व्यक्ति को मनोनीत करता है राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होता है। ये भी गलत है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, ये आपका जो है संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति अर्थात एकल संक्रमणीय समानुपाती के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, यह भी गलत है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो निचला पॉइंट देखिए, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो आपका बिहार है। ये आपको याद रखना है। तो देखिए कुछ आपका 2011 का जनगणना, जिसका आपका थीम क्या था? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। याद रखना है, 2011 की जनगणना में कुल आपका जो है 29 आपका जो है विषयों को शामिल किया गया था 2011 की जनगणना में। सर्वाधिक लिंगानुपात के अनुसार राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग घटते क्रम में। तो देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद पुडुचेरी, तब इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। निम्नतम लिंगानुपात के अनुसार तो सबसे कम लिंगानुपात आपका दमन-दीव, दादरा-नगर हवेली, हालांकि दमन-दीव दादरा-नगर एक बना दिया गया, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक साक्षरता तो केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ये आपको याद रखनी है। निम्नतम साक्षरता बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, त्रिपुरा। निम्नतम महिला साक्षरता वाले तो बिहार, राजस्थान और झारखंड, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड आपका किसके द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड आपका जो है ये जीवाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। देखिए जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग और विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, कवक के द्वारा होने वाला रोग और प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग, ये टेस्ट सीरीज नंबर 9 में पूरा आपको बताए हैं। यहाँ पर आपको क्या करते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ आपको जो है ट्रिक जो होता है, ट्रिक जो आपको बताते हैं, याद करवाते हैं, वो आपको बोल देते हैं और 2-4 को एग्जाम्पल बता देंगे, बस उतना से काम चला लीजिएगा। तो सबसे पहले जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक क्या बताते हैं दोस्त? हमेशा आपको क्लास में बताते रहते हैं। तो क्लास में आपको बताते हैं डिप्थिरिया का कुटनी है, डी से डिप्थिरिया, पा से प्लेग, डी और पा, सी से सिल्फी, टी से टिटनस, याद रखिएगा, ट से टाइफाइड। तो इस तरह से जो भी आएगा डिप्थिरिया का कुटनी है, कु से कुछ, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, हाई से हैजा। तो ये सब आपका जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये जो ट्रिक बताएं, इसी ट्रिक से आपको एग्जाम में पूछेगा। विषाणु के द्वारा तो एडे, पोइचे, छोक, खटरा, हिम हरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, इस तरह से आगे। एडे, पोइचे, छोक, खटरा, हिम हरे, ये विषाणु के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। कवक के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक तो ए दाद खाग, ए से एथलीट फूड, दा से दाग, दा से दम्मा और खा से गंजापन, खुजली, ये सब आपका जो है कवक के द्वारा। प्रोटोजोआ के द्वारा पे काम सोप, पे से पेचिस, याद रखिए पे काम, का से काला जाल, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। तो ये पे काम सोप जो है ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है दोस्त। तो टाइफाइड जो हमारे आंत को प्रभावित करता है या यकृत को ही प्रभावित करता है, तो यह आपका जीवाणु के द्वारा होता है। यह जो है अशुद्ध जल पीने से, गंदा जल पीने से टाइफाइड रोग होने का ज्यादा चांस होता है, ये आपको याद रखनी है। तो जीवाणु। प्रांतीय चुनाव किस वर्ष ब्रिटिश सरकार में आयोजित किया गया था? तो प्रांतीय चुनाव जो है किस वर्ष ब्रिटिश सरकार में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 1936 से 37 के दौरान प्रांतीय चुनाव आयोजित किया गया था, क्योंकि 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था और भारत शासन अधिनियम में ही प्रांतीय चुनाव की व्यवस्था अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चित्रकार है? तो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार जो है
अमृता शेरगिल हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए बताए हैं, अमृता शेरगिल भारत के प्रसिद्ध चित्रकार में से एक थी। इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में 3 जनवरी 1913 को हुआ था और इनका मृत्यु पाकिस्तान के लाहौर में 5 दिसंबर 1941 को हुआ था, याद रखिएगा। रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। इनका जन्म 23 फरवरी 1963 के भोपाल में हुआ था। फिर है कमला दास गुप्ता। तो कमला दास गुप्ता एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म आपका 1947 में ढाका के विक्रमपुर में एक आपका भद्रलोक परिवार में हुआ था। इनका मृत्यु 2000 में हुआ है। यू श्रीनिवास कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और संगीतकार में से एक प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। भारतीय मैंडोलिन वादक थे। इनका जन्म 1969 में, मृत्यु 2014 में हुआ है। तो याद रखिएगा, फिर से बता देते हैं। अमृता शेरगिल चित्रकार थे। एन राजन मतलब रघुराम जी राजन, ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, 23वें गवर्नर। कमला दास गुप्ता ये स्वतंत्रता सेनानी थी। और यू श्रीनिवासन ये आपका कर्नाटक संगीतकार थे। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने प्रसिद्ध पाई हैं? तो किस क्षेत्र में? शहनाई में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। देख कुछ प्रमुख आपका वाद्य यंत्र और उनके वादक देखते हैं। जैसा आपका सितार, पूछता है सितार, पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंडित रविशंकर सितार, निखिल बनर्जी, विलायत खां, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सब सितार से हैं। बांसुरी से कौन कौन संबंधित रखते हैं? तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, वी कुंजमणि, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, ये आपका बांसुरी से। स्रोत से अमजद अली खां, अली अकबर खां, अलाउद्दीन खां, हाफिज खां, विश्वजीत राज चौधरी, मुकेश शर्मा आदि आपका किससे हैं? तो आपका स्रोत से हैं, ये आपको याद रखनी है। शहनाई से बिस्मिल्लाह खां, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खां इत्यादि आपका जो है शहनाई से हैं। संतूर से तो आपका भजन सोपोरी, शिव कुमार शर्मा। सारंगी से कौन? तो आपका जो है उस्ताद बिंदु खां। ये सब आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता है? तो पित्त ज्वर तो होता है दोस्त, डेंगू भी होता है और जापानी एन्फ्लुएंजा भी होता है, लेकिन चिकनगुनिया जो होता है, ये चिकनगुनिया जो है कीड़ा मकोड़ा को काटने से होता है, ये मच्छर को काटने से नहीं होता है। याद रखिए, मक्खी उखी जो होता है उसको से काटने से होता है चिकनगुनिया, ये मच्छर काटने से नहीं होता है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त व्यापार प्रचलन का क्या तात्पर्य है? तो याद रखिएगा, इसका तात्पर्य आपका जो है क्या है? तो प्रतिभूति का व्यापार है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकों का बैंक होता है, याद रखना है। इसके भी गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखनी है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को आपका इसका स्थापना किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? तो पहला बार जहाँ स्थापना किया गया था उस समय मुख्यालय इसको कोलकाता बनाया गया था, लेकिन अभी वर्तमान समय इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है रिजर्व बैंक का मुख्यालय। रिजर्व बैंक का जो गवर्नर होता है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखनी है। और रिजर्व बैंक भारत में साख नीति को भी नियंत्रित करता है। बैंकों का बैंक होता है रिजर्व बैंक, ये आपका केंद्रीय बैंक के रूप में काम करता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। पहला आपका महिला गवर्नर कौन थी? तो पहला महिला गवर्नर के.एम. उदेसी थी, ये आपको याद रखना है। रिजर्व बैंक के सबसे युवा गवर्नर, तो सबसे युवा गवर्नर कौन? मनमोहन सिंह। आपका रिजर्व बैंक के कौन सा गवर्नर जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं? तो ये आपका प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, याद रखिएगा। रिजर्व बैंक का स्थापना किस समिति की सिफारिश हुआ था? किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था? यंग हिंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर, याद रखना है। यंग हिंग हिल्टन समिति का स्थापना 1926 में किया गया था। तो ये सब सारी बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में अगर रिजर्व बैंक से पूछेगा तो इससे आपका फालतू क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा दोस्त। रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या होता है? तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च, लेकिन रिजर्व बैंक का आपका जो है लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून होता है, ये आपको याद रखना है। बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो आपका ईसाइयों की जनसंख्या सबसे अधिक जो है किस राज्य में है? तो याद रखना है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर आपका जो है देश में 80% हिंदू है, 15% मुस्लिम है और 5% में अन्य है। ईसाई हो गया, सिख हो गया, अन्य आपका 5% में। सबसे ज़्यादा आपका हिंदू। भारत में सबसे कम हिंदुओं की संख्या मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। और सर्वाधिक हिंदुओं की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार ये सब में है। भारत में सबसे अधिक बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की संख्या आपका जो है किस राज्य में? महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या जम्मू कश्मीर में है, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है,
संविधान का 99वां संशोधन किससे संबंधित है? 99वां संशोधन अभी बताएं। 99वां संशोधन 2014 में हुआ था। पीछे वाला आपको जो है क्वेश्चन में बताया है 99वां संविधान संशोधन डिस्कशन में। तो देखिए डिस्कशन में जब तक ऑप्शन का डिस्कशन नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं आपका डिस्कशन कर रहे हैं। आपको बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन बताते हैं दोस्त, याद रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और आपका जो है चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 99वां संविधान संशोधन 2014 में आपका जो है किस लिए किया गया था? याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की नियुक्ति के लिए स्थापना किया गया था। हालांकि 2015 में सर्वोच्च न्यायालय इस पर प्रतिबंध लगा दिया और यह व्यवस्था खत्म हो गया। भारत में जीएसटी शुरू 101वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 आपका चुना है? तो 2019 पर्सन ऑफ द ईयर विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अखिल भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1922 में बिहार के गया में हुआ था। तो बिहार के गया में इसका अध्यक्षता कौन किया था? याद रखिएगा इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किए थे, ये आपको याद रखनी है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से तो बहुत सारी बात आपको जो है आता है एग्जाम में, तो कुछ आपका जो है थोड़ा बहुत बात हम लोग जो है इंपॉर्टेंट जो बात है वो आज हम लोग देखते हैं, और इंपॉर्टेंट बात आपको जो है नेक्स्ट कभी आपको बता देंगे। तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, याद रखिए कांग्रेस का प्रथम मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया था, जिसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और इसमें 9 प्रस्ताव रखा गया था। कितने प्रस्ताव रखा गया था? 9 प्रस्ताव रखा गया था। कितने लोगों ने भाग लिए थे? 72। और इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो आपका WC बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, ये आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, जिसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं, 1886, 1893 और 1906। 1906 में दादा भाई नौरोजी पहली बार कांग्रेस के मंच पर स्वराज का मुद्दा उठाए थे। इन्हें स्वराज शब्द का जो है प्रयोग कांग्रेस के मंच पर पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किए थे, लेकिन पूरे भारत में स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार दयानंद सरस्वती ने किए हैं, ये आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1987 में मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। अर्थात कांग्रेस के पहला मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में जो है मद्रास अधिवेशन बनाया गया था। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन में कांग्रेस बनो का नारा दिया गया था। यहाँ पर बनो कर लीजिए, कांग्रेस बनो का नारा दिया गया था इस अधिवेशन में। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जिसका अध्यक्ष जॉर्ज यूलो को बनाया गया था। अर्थात कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में बने थे इलाहाबाद के अधिवेशन में, जॉर्ज यूले। इस अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या आपका जो है कम है। याद रखिए जिसकी संख्या कम है उसी का आपका जो है प्रतिनिधित्व करता है। बिपिन चंद्र पाल ने इसी अधिवेशन में कांग्रेस को याचना संस्था कहा। अश्विनी कुमार दत्त ने इस अधिवेशन में कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा कहा। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ, जिसका अध्यक्ष फिर से अंग्रेज बना, जिसका नाम था विलियम बेटरबर्ग। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद ने साइमन आयोग को किसके पुनरीक्षण के लिए भेजा था? तो अभी बताएं, पीछे वाला आपको जो क्वेश्चन में इसका आंसर बताए हैं, जो डिस्कशन बताए हैं इसका सही आंसर क्या होगा? आपका सामाजिक सुधार के लिए, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जो है से क्या जाने जाते थे? स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए स्वर्ण आभूषण के बारे में कुछ आपका सिक्का के बारे में जानते हैं। वैदिक ग्रंथों में आर्यों ने सिक्का को निष्क, याद रखिएगा निष्क एवं शतमान के रूप में किया है। गौतम बुद्ध के समय पाए गए सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया। इस समय का अधिकांश सिक्के चांदी एवं तांबे के बने होते थे। मौर्य काल में सोने के सिक्के के रूप में निष्क तथा स्वर्ण चांदी के सिक्के के रूप में कसारपन या धारण का और तांबे के सिक्के के रूप में मापक या काकन का प्रयोग होता था। याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम भारतीय यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। याद रखना है, सोने के सिक्के सबसे पहले भारतीय यूनानियों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर कि जो है कुषाण शासक कुजल कटविशेष द्वारा चलाया गया था। कनिष्क ने सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने का सिक्का चलाया गया था, लेकिन वह अशुद्ध सोने का सिक्का था। याद रखना है। गुप्त काल में सोने के सिक्का को दिनार तथा चांदी के सिक्का को रूपक कहा जाता था। 650 से 1000 ईस्वी के बीच सोने के सिक्के प्रचलन से बाहर हो गया। ये सारा पॉइंट आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य में संरक्षण प्रदान करता है? मतलब वन्य में
रहने वाले जीव जीवों को संरक्षण प्रदान करता है। तो जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद रखिएगा, 1972। विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हरिहर पशु मेला बताए हैं, 2-3 दिन से लगातार क्वेश्चन आपका जो है आ रहा है। तो हरिहर पशु मेला सोनपुर। हाल ही में किस वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? 2019 इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है या किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, ये डेविड एटनबरो को दिया है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ये हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखना है। लेकिन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा तत्व है? तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, याद रखिएगा। पृथ्वी के भूपटपट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है ये ऑक्सीजन ही है, 65%, याद रखना है। इसके बाद कार्बन है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन है। कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट, याद रखिएगा। हीरा चतुष्फलकीय और ग्रेफाइट षष्ठफलकीय यह स्ट्रक्चर होता है, यह आपको याद रखनी है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, याद रखना है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फुटबॉल में कौन सा गैस भरा जाता है? तो हाइड्रोजन। फुटबॉल वगैरह में कौन सा गैस? हाइड्रोजन। लेकिन वायुयान के टायरों में हाइड्रोजन, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस? हाइड्रोजन भरा जाता है, याद रखना है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग जो है बिल्डिंग में किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का प्रयोग बिल्डिंग में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको और सही बहुत सारा प्रश्न है, आपको बताते रहेंगे हमेशा। तो हमारे इस वीडियो पर हमेशा बनते रहिए। देखिए यहाँ पर प्रमुख बात लाए हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन 65%, यही बताएं। कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5%। मतलब हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु होता है? तो कैल्शियम। तथा सबसे कम मात्रा में मैग्नीशियम 0. हालांकि इससे भी कम मात्रा में आपका होता है, लेकिन मैग्नीशियम हम लोग को लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार राष्ट्र भाषा की स्थापना परिषद की स्थापना 1947 में हुआ था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 11 अप्रैल 1947 को किया गया था, ये आपको याद रखनी है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो याद रखना है, मॉर्फिन की प्राप्ति जो है किससे होता है? तो मॉर्फिन की प्राप्ति आपका जो है पेड़ पौधे के फल से होता है, याद रखना है। लेकिन अफीम के किस भाग से होता है? तो अफीम के तना से होता है, ये भी आपको याद रखना है। अफीम बोल देगा तो तना मारना है, और अफीम नहीं बोलेगा कहेगा मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो फल से प्राप्त होता है, ये आपको याद रखनी है। पर आपको याद रखना है, साबूदाना की प्राप्ति साइकस के पौधा से, याद रखना है। लौंग की प्राप्ति पुष्प कलिका से, लौंग की प्राप्ति किससे? पुष्प कलिका से, ये आपको याद रखनी है। चलिए आगे आते हैं, उष्ण विकिरण ऊर्जा नाम बताइए जिससे न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो किसका आपका सबसे न्यूनतम? तो सूक्ष्म तरंग यानी आपका लघु रेडियो तरंगे का सबसे कम ऊर्जा होता है। गामा किरण का सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है, ये आपको याद रखना है। गामा किरण का तरंगदैर्घ्य परिसर जो होता है सबसे कम होता है, लेकिन आवृत्ति परिसर जो होता है सबसे ज्यादा होता है, ये भी आपको याद रखनी है। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन जो है किससे निकाला जाता है? तो याद रखना है, ये आपका जो है पेट्रोलियम से। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। फिर है, निम्नलिखित में से किस खाने के पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान रहता है? तो सबसे अधिकतम आपका कैलोरी जो होता है मक्खन में होता है, याद रखना है, मक्खन में। देखिए कुछ आपका जो है पदार्थों में प्रमुख आपका जो है कैलोरी की मात्रा हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा कैलोरी अनाज में होता है। किसमें? अनाज में। अनाज के मतलब गेहूं, चावल, गेहूं, दलिया, साबूदाना, आपका जो है ब्रेड इत्यादि। इसके बाद वसा में होता है। वसा में कौन कौन आएगा? तो मक्खन, घी, तेल, काजू, अखरोट, पिस्ता, बादाम आदि। इसके बाद दूध में, याद रखिएगा, दूध में या दुग्ध उत्पाद पदार्थ में दही, छाछ, पनीर, भैंस का दूध, गाय का दूध आदि। भैंस का दूध में ज्यादा होता है कैलोरी, गाय के दूध में कम होता है। इसके बाद सब्जी में, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अनाज में मिलता है कैलोरी, उसके बाद वसा में, उसके बाद दूध में, उसके बाद सब्जी में। सब्जी में चुकंदर, गाजर, प्याज, आलू, भंटा, टमाटर, आलू, ये सब आपका जो है मटर। इसके बाद फल में, सब्जी के बाद फल में आंवला, केला, काजू, शरीफा, याद रखनी है। इसके बाद फलीदार आपका दाल में इत्यादि में। तो इस तरह से आपको याद रखनी है दोस्त। चलिए आगे आते हैं, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? मतलब 2 प्रतिबिंब को समानांतर रखिएगा, इस तरह से 2 आपका दर्पण को समानांतर, समतल दर्पण को समानांतर रखिएगा और बीच में वस्तु रख दीजिएगा, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो समतल दर्पण में यदि 2 आपका दर्पण को समानांतर रखते हैं तो आपका प्रतिबिंब अनंत बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। लेकिन
यदि आप कुछ कोना पर जो है कोण बनाकर रख दीजिएगा, जैसे हम आपको जो है यहाँ पर कितना 90 डिग्री आपका जो है 45 डिग्री पर रखें, 45 डिग्री पर रखें, तब भाई कितना प्रतिबिंब बनेगा। दो दर्पण को 45 डिग्री पर रखते हैं तो आपका जो है बीच में वस्तु रखने पर कितना प्रतिबिंब, तो 360 डिग्री बटा 45 याद रखिएगा। 360 डिग्री बटा 45 कितना मतलब ये कटेगा, 9 × 5 = 45 और 9 चको 36 याद रखिएगा। 9 चको 36, 9 × 5 = 45 हो गया, 9 चको 36 हो गया। इसके बाद आपका जो है 9 × 5 = 45 और फिर इसके बाद आपका 8 × 5 = 40, तो 8 आ गया। तो 8 हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो ये हमारा 8 एक सम संख्या है, इसलिए 8 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 7। प्रतिबिंब की संख्या 7 होगा। यदि दो दर्पण को समतल दर्पण को 45 डिग्री पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा 7। 360 बटा थीटा बनेगा, लेकिन काटने के बाद यदि सम संख्या आएगा तो 1 घटा देंगे और काटने के बाद सम संख्या नहीं आएगा, विषम संख्या आएगा तो वही रखने देंगे। जैसे आपका बताते हैं 60 डिग्री पर रखते हैं, 60 डिग्री पर रखते हैं भाई, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 360 डिग्री बटा आपका 60, 1 0 से 1 0, 6 6 36, 6 6 36 यानी 6 आया। तो 6 भी हमारा क्या है, सम है कि विषम, तो सम है, तो इसमें घटाएंगे, तो 1 घटाएं तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 6 - 1 यानी कि 5 बन जाएगा। लेकिन आपका जो है 40 डिग्री पर रखिए, 40 डिग्री पर रखिएगा तो 360 डिग्री बटा 40, तो आपका 1 0 से 1 0, 9 चको 36, 9 आया। तो 9 हमारा क्या है, सम है कि विषम है, तो 9 हमारा क्या है, तो एक विषम संख्या है, तो इसको नहीं घटाएंगे, ऐसा ही रहने देंगे। अर्थात दो समतल दर्पण को 40 डिग्री पर रखते हैं तो 40 डिग्री पर रखने पर बीच में वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब कितना बनेगा, 9 बनेगा। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है, तो टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। नियोप्रीन तो आपका जो है ये प्राकृतिक रबड़ का नाम है, आइसोप्रीन कृत्रिम रबड़ है। मिल्की वे क्या है, तो मिल्की वे एक आकाशगंगा है, याद रखिएगा। गैलेक्सी, मिल्की वे, आकाशगंगा सब एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है वो आपका 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। देखिए कुछ प्रमुख दिवस, जैसे विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह दिवस 4 मार्च से 11 मार्च, पाई दिवस 14 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम दिवस एवं शहीद दिवस 23 मार्च, याद रखना है। और बांग्लादेश मुक्ति दिवस 26 मार्च, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 11 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 15 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 22 मई और विश्व तंबाकू निषेध या धूम्रपान निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। यह आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांक सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन है, तो याद रखिएगा राज्य का 7वां अंग हमारा जो है क्या है, मित्र है। ऑप्शन नंबर सी, याद रखना है। महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना किया था, तो महाराजा नवल किशोर सिंह ने किस राग की रचना किया था, तो आपका फाग गीत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था, तो वह चोल राजा का नाम क्या था, तो याद रखना है कुलितुम प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। राजेंद्र प्रथम ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि राजेंद्र प्रथम श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था अपना। राजाधिराज प्रथम ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर कुलतिंग प्रथम होगा, ये आपको याद रखनी है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे। इनका राजधानी कहाँ था, तंजौर था। चोल शासक किसके लिए प्रसिद्ध था, तो स्थानीय स्वशासन के लिए या नौसेना के लिए प्रसिद्ध था, यह आपको याद रखना है। चोल वंश का सबसे महान प्रतापी शासक राजेंद्र प्रथम। चोल वंश का वह शासक जो पहली बार आपका जो है श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था, तो राजाराज प्रथम, याद रखना है राजाराज प्रथम। और बहुत सारा पॉइंट आपको जो है चोल वंश में पढ़ने को मिलेगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है किस ग्रंथि से, एड्रिनल ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखना है। 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव आपका जो है किसे बनाया गया था, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप, तो आपका जो है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गन्ना का सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में ही होता है।
रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम का अभिप्राय क्या है? तो एफएम का अभिप्राय क्या होगा? तो आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है या बनता है? तो न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों सही, कोई सही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। परमाणु बम न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। देखिए आते हैं, हाइड्रोजन बम का जनक एडवर्ड टेलर को कहा जाता है, जबकि परमाणु बम के जनक ऑटो हन को कहा जाता है। परमाणु बम का स्थापना जो है 1945 में बनाया गया था, जबकि हाइड्रोजन बम 1952 में बनाया गया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर न्यूक्लियर फिशन और हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन दोनों अनियंत्रित तरीके से काम करता है। परमाणु बम सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था, जिस बम का नाम लिटिल बॉय था, और जिस जहाज से हिरोशिमा पर गिराया गया था उस जहाज का नाम इनोला गाय था, याद रखिएगा जहाज का नाम। फिर है, अमेरिका के द्वारा दूसरी बार परमाणु बम जापान के नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। उस बम का नाम फैटमैन था, और जिस जहाज से गिराया गया था नागासाकी शहर पर उस जहाज का नाम बॉक स्कायर था, याद रखिएगा। और पहला परमाणु बम जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था, उस बम में यूरेनियम तत्व का इस्तेमाल किया गया था, और 9 अगस्त 1945 को जो नागासाकी पर गिराया गया था उस बम में बनाने के लिए प्लूटोनियम आपका जो है इस्तेमाल किया गया था। जो बम जापान के नागासाकी पर गिराया गया था वह पहले जापान के कोकुरा शहर पर गिराया जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नागासाकी पर गिरा दिया गया। जापान के क्योटो शहर पर भी परमाणु बम को गिराने का प्लान था, लेकिन युद्ध के सेक्रेटरी हेनरी एस्टिमेशन ने आपका इस जगह को बदलवा दिया, अर्थात बाद में आपको इस पर रोक लगा दिया गया। पहले परमाणु बम हथियार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में उनकी एक वैज्ञानिक टीम ने विकसित किया था। जापान के राजा हिरोहितो, याद रखिए जापान के राजा हिरोहितो ने नागासाकी परमाणु हमले के 6 दिन बाद अमेरिका सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यदि आत्मसमर्पण नहीं करता तो आपका अमेरिका फिर से जापान के एक क्योटो शहर पर बम गिराने वाला था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में निम्नलिखित में कौन सा धातुओं को जोड़ता है? तो धातुओं को जोड़ता है यानी कि हम लोग जो है बिल्डिंग में कौन से तत्व का इस्तेमाल करते हैं? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन जिसने उन्हें 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, निम्नलिखित कौन सा गणमान्य व्यक्ति में से कौन शामिल थे? कैबिनेट मिशन में कौन शामिल थे? तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च, याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को भारत आया था, और कैबिनेट मिशन में कुल मिलाकर के 3 सदस्य थे। 3 सदस्य थे कि जो है कौन कौन? तो क्रिप्स जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस। स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस एक कैबिनेट मिशन के आपका 3 सदस्य थे, और इसमें अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है इसमें कौन शामिल थे? तो इसमें शामिल आपका मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, सर पैट्रिक लॉरेंस थे, क्लेमेंट एटली भी नहीं थे। क्लेमेंट एटली तो उस समय ब्रिटेन के आपका जो है प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं थे। तो यहाँ पर सर पैट्रिक लॉरेंस इज राइट आंसर, याद रखना है। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही हमारा जो है संविधान सभा गठन किया गया था, और कैबिनेट मिशन बोला था कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और संविधान सभा में कुल आपका 389 सीट होगा, और 389 सीट का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा, याद रखना है। और प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। लेकिन बाद में जुलाई 1946 में जो है 296 सीट पर आपका चुनाव करवाया गया, जिसमें 208 सीट कांग्रेस लाया, 73 मुस्लिम लीग लाया और 15 अन्य दल लाया, और 4 की नियुक्ति मुख्य कमिश्नर कर रहा था, याद रखना है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेब्वाइजर को, याद रखना है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन, और परमाणु जो है विज्ञान का जनक रदरफोर्ड। परमाणु विज्ञान का जनक रदरफोर्ड, ये आपको याद रखनी है। देखिए कुछ विज्ञान का जनक आपको बताते हैं, जैसे अनुवांशिक अभियांत्रिक का जनक पॉल वर्ग, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ, आधुनिक अनुवांशिक के जनक TH मॉर्गन, आधुनिक कोड के जनक हरगोविंद खुराना, आधुनिक जीव विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस, आधुनिक सूक्ष्म विज्ञान के जनक आपका बॉक्समैन, याद रखना है। तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कौन है? एक आधुनिक कोड है और एक आधुनिक वनस्पति है, याद रखना है। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है दो। आधुनिक कोड के जनक हरगोविंद खुराना, और आधुनिक अनुवांशिक भी इंपॉर्टेंट है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक कैरोलस लिनियस। अब आगे देखिए, अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिक के जनक TH मॉर्गन, दोनों अलग अलग है।
आयुर्वेद के जनक चरक, उत्परिवर्तन के जनक हुंगो डिब्रीज, एंटीबायोटिक्स के जनक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंटी एनाटॉमी के जनक हेरोफिलोस, औषधि विज्ञान के जनक हिपोक्रेटस, कवक विज्ञान के जनक माइकेली, किण्वन के जनक लुई पास्चर और कृषि मौसम विज्ञान के जनक कोपन। तो इतना प्रमुख आपका जो है याद रखना, आपको एग्जाम में है। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूलर क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो आपका जो है ये बृहस्पति, याद रखनी है। यदि बर्फ का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बढ़ाया जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग जानते होंगे बर्फ का अधिकतम डेंसिटी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अधिकतम, मैक्सिमम आपका जो है मान लेते हैं यहाँ पर 0 से आपका 10 है और बीच में 4 है, तो आपका 4 पर तो मैक्सिमम हो गया, तो 0 से 4 पर जाएंगे तो क्या होगा? बढ़ेगा। और यहाँ पर अधिकतम मैक्सिमम हो गया, अब 4 से आगे जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। ये घटेगा हमारा, अर्थात क्या होगा? तो याद रखना है, जल का घनत्व 0 से 10 तक जाने पर पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये आपको याद रखनी है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन आयतन क्या होगा? आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है, इसलिए आपका जब पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीजन जुड़ता है, याद रखना है, वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन जुड़ता है लेकिन इलेक्ट्रॉन दूर भागता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन दूर भागता है, ये गलत। इलेक्ट्रॉन दूर भागता है, हाँ, यहीं पर आपका जो है सही। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन भी कहा जाता है। उपचयन याद रखिएगा, लेकिन अवकरण, ऑक्सीकरण के उल्टा अवकरण होता है और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घरों में लगे हुए बल्ब, टीवी, पंखा आदि किस क्रम में? तो ये आपका समानांतर क्रम में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लेकिन एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में। स्विच जो हमारा लगा रहता है, स्विच वो श्रेणी क्रम में लगा रहता है, ये आपको याद रखनी है। एक अच्छा अवशोषक पदार्थ एक अच्छा उत्सर्जक होता है, किसने कहा था? तो क्रिचॉफ साहब कहे थे। ऑप्शन नंबर जो है 4 इज राइट आंसर, याद रख। अगला है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियों की संख्या आपका 10 है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है और मिनी रत्न कंपनियों की संख्या आपका 73 है, याद रखना है। महारत्न कंपनी 10 और नवरत्न कंपनी 14 और मिनी रत्न कंपनी ये आपका 73 है, ये आपको याद रखनी है। देखिए कौन कौन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 10 महारत्न कंपनी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 10 जो है हमारा महारत्न कंपनी है, ये आपको याद रखनी है। अब वर्तमान समय भारत में कुल 14 नवरत्न और 73 मिनी रत्न कंपनी है। अगला है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना मुख्य कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। केंद्र और राज्य के बीच आपका राजस्व का बंटवारा करने का मुख्य कार्य होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच आपका संबंध को बनाए रखने का काम कौन करता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद जिसका चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 263 में किया गया है। हालांकि हम लोग का यहाँ पर वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 280 में, और वित्त आयोग में टोटल आपका 5 सदस्य होता है और 5 का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये भी आपको याद रखनी है। और वित्त आयोग जो होता है, वित्त आयोग ये आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में कैमा वित्त आयोग चल रहा है? तो वर्तमान समय 15वें वित्त आयोग, और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, नंदकिशोर कुमार सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखनी है। अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा संविधान किस अनुच्छेद में? तो अंतर्राज्यीय परिषद का चर्चा अनुच्छेद आपका 263, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 260, भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता, केंद्र सरकार के आपका अधिकारिता की बात। अनुच्छेद 163, राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए एक राज्य में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 363, कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन की चर्चा किया गया है, यह आपको याद रखना है। ये 4 अनुच्छेद आपको बता दिए। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने स्थापना किया था? तो सिल्क मार्ग के संस्थापक कनिष्क थे, ये आपको याद रखना है। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को आपका किस नाम से? तो विक्रमादित्य के नाम से, और महाराजा धीराज के नाम से चंद्रगुप्त प्रथम को। और अशोक जो है, अशोक एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा ही उपासक शासक था, ये आपको याद रखना है। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है।
अभिलेख को सबसे पहले किसने आपका लिखवाया था? तो ये अशोक ने। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप 1837 में। और जो अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने खोज किया था? तो पी पैंथलर ने 1750 में खोजा था। ये आपको याद रखना है। अशोक अपने जीवन काल के प्रारंभिक अवस्था में कौन से धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को। और जो है बाद में कौन सा धर्म को मान लिया? तो बौद्ध धर्म को। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु द्वारा अशोक आपका बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शासनकाल में कैमा बौद्ध संगीत हुआ था? तो तीसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता कौन किया था? तो मेघलीपुत्र तीस के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। यह आपको याद रखना है। माटी के मूर्त के लेखक कौन? तो आचार्य शिव पूजन शाह। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखना है। तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, मालक आदि के राम वृक्ष पेनु या पुरी के आपका लेखक थे, याद रखना है। ये सब पुस्तक के लेखक राम वृक्ष बेनुपुरी है। कलम का जादूगर राम वृक्ष बेनुपुरी को कहा जाता है और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। उर्वशी हुंकार संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा आदि पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। यह आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश के नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? याद रखना है, सूर्य के प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। याद रखना है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करता है कौन? अवतल दर्पण। और प्रकाश की किरणों को फैलाता है कौन? तो उत्तल दर्पण। लेकिन लेंस में उल्टा होता है। अवतल दर्पण यहाँ पर फैलाएगा, सॉरी जो है एक जगह जमा करेगा, तो लेंस में क्या करेगा? तो आपका फैला देगा। उल्टा होता है लेंस में, ये आपको याद रखना है। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। चलिए 2011 जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 16 भाषा में। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इज राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? याद रखना है, शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप कौन? तो असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखना है, यहाँ पर ए सही होगा। फिर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान कितना रहा इसमें? तो याद रखना है, भारत का स्थान 140। पहला स्थान फिनलैंड का रहता है और सबसे लास्ट में डेनमार्क का रहता है। भारत में तटीय निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो याद रखना है, किस देश के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में डिजिटल नेशन पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो याद रखना है, इसके लेखक जो हैं वो आपका एन चंद्रशेखरन एवं रूपा पुरुषोत्तम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल ये 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष, ये आपको याद रखना है। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष। या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष जो होता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष जो होता है, उसका कार्यकाल भी 3 वर्ष। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना? तो 9 वर्ष। न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, ये आपको याद रखनी है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, याद रखना है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष। और भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष से 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन भारत का विरासत स्थल यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है? तो याद रखना है, पटना गोलघर नहीं है, बाकी सब है, ये आपको याद रखनी है। वायुसेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी कमान का मुख्यालय शिलांग है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। देखिए वायुसेना, तो वायुसेना के प्रधान को एयर चीफ मार्शल के नाम से जाना जाता है। वायुसेना का कुल 7 कमान में बांटा गया। कितने कमान में? 7 कमान में। पूर्वी कमान का मुख्यालय शिलांग, पश्चिमी कमान का मुख्यालय नई दिल्ली, केंद्रीय कमान का मुख्यालय इलाहाबाद और दक्षिणी कमान का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम, पश्चिमी कमान का मुख्यालय गांधीनगर और ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय बेंगलुरु है, ये आपको याद रखनी है। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका जो है कहाँ है? तो याद रखना है, इसका मुख्यालय नैरोबी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनडीपी का मुख्यालय नैरोबी है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क याद रखिए, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क। एफएओ का मुख्यालय रोम है, याद रखना है। आईएलओ का मुख्यालय जनेवा है। विश्व व्यापार संगठन आयोग का मुख्यालय जनेवा है और विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग का मुख्यालय भी जनेवा है। और यूनो का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संगठन आयोग, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स है, ये आपको याद रखनी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, मनीला। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, ये आपको याद रखनी है। इस तरह से प्रमुख आपका चीजों का मुख्यालय आपको याद रखने हैं। यूनिवार्ता किस देश का समाचार एजेंसी है? तो यूनिवार्ता जो है किस देश का समाचार एजेंसी है? तो आपका भारत का। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यूनिवार्ता। कुछ समाचार एजेंसी देखिए,
एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका, राइटर्स ब्रिटेन, तास रूस, बरनामा मलेशिया, अंसा इटली, सिन्हुआ चीन, क्योडो जापान, फिर अंतारा इंडोनेशिया, और डीपीए जर्मनी, डब्ल्यूएपी ऑस्ट्रेलिया, वाफा फिलीपींस, यूपीपी पाकिस्तान, मेना मिस्र, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल अमेरिका। समाचार एजेंसी पूछता है एग्जाम में। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम लोग जो है आइसोहेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर। अब यहाँ से मैथ है, तो मैथ बनाइए। तो 82 का सही आंसर क्या होगा? तो 82 का सही आंसर सी होगा। 83 का सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 84 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा 400। 85 का, तो 85 का सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर में से कोई नहीं। 86 का सही आंसर सी नंबर 168 मीटर। 87 का सी नंबर, और 88 का 1 नंबर आंसर होगा। 89 का 4 नंबर, और 90 का जो हो जाएगा 2 नंबर। और 10 रीडिंग रहता है, तो 10 रीडिंग आपका जो नहीं आता है। 10 रीडिंग में आपका 5 रीडिंग आराम से बनेगा यदि आप पढ़ाई में रेगुलरिटी बने हुए हैं तो याद रखना है। तो इस तरह से हम लोग जो है टेस्ट सीरीज नंबर 10 देखें। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिख कर बताइएगा, और हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और बहुत ही बेहतरीन तरह से वीडियो बना कर लाएंगे, लाइव आकर के कुछ दिन में पढ़ाएंगे। तो हमारे वीडियो को सपोर्ट करिएगा तभी, और लाइव आकर के पढ़ाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत होगा। आप भी मेहनत करिएगा, हम भी मेहनत करेंगे, याद रखना है। तो आज के लिए दोस्त हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे के साथ आते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।